नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और झांसी की राजनीति को एक बड़ा नाम प्रदीप सरावगी साहब से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद आपको। सब ई इंटरव्यू में हम लोग का करत के जी भी पॉलिटिशियन से मिलत। सबसे पहले तो बुंदेलखंडी में चर्चा होत एक नियम, दूसरा जो उनके बारे में जानने को प्रयास करत कि जो कुछ लोग नहीं जानत हैं अपने भी अच्छे से जानने लगे। तो इको अपन शुरू से शुरू करें। प्रदीप सरावगी साहब कहाँ से आए? कौन गांव से निकल के आए कि झांसी में पैदा भय, पढ़ाई लिखाई कहाँ भई, फिर राजनीति की शुरुआत कैसे भई? तो शुरुआत तो तीन से करें अपन। हमारा जन्म झांसी में ही हुआ है जी, लेकिन हम पास में ही रहने वाले बड़ा गांव में जौहरी गांव के रहने वाले हैं। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण सरावगी जी झांसी में ही ट्रेजरी ऑफिसर थे जी। और ट्रेजरी में होने के कारण उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सरकारी नौकरी और वो भी ट्रेजरी ऑफिस में, वो भी ट्रेजरी ऑफिसर, तो पूरे क्षेत्र के लोगों का आना जाना प्रारंभ से जन्म से ही हमने देखा कि पूरे क्षेत्र के लोग हमारे घर पर आते जाते थे और सबके काम में सबकी सेवा करना पापा का एक स्वभाव जैसा था। लास्ट टाइम में रिटायरमेंट के बाद पापा जी ने गहोई समाज सेवारत संस्थान की स्थापना की और आँखों का ऑपरेशन कराने का जो अभियान प्रारंभ किया तो अपने अंतिम समय तक 30 वर्ष लगातार इस अभियान को चलाया। लोग उनको आँखों वाले दादाजी के ही नाम से पुकारते थे, आँखों वाले दादाजी के नाम से ही पुकारते थे। मेरे दो बड़े भाई हैं जी। बड़े भाई भी ट्रेजरी में अकाउंट ऑफिसर हैं। दोनों भाई। एक भैया हमारे पूरे देश में भ्रमण करके घूम करके संघ के प्रचारक रहे जी। बनारस से पीएचडी करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया जी। देश की में संवैधानिक व्यवस्था कैसी हो, देश का भारत कैसे पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, इस अभियान में वो लगे हुए हैं और देश भर में उनका भ्रमण चलता है जी। मेरी दो छोटी बहनें, दोनों जुड़वा और दोनों डॉक्टर। उस समय जब डॉक्टर बड़ी बात हुआ करती थी उस समय की दोनों, एक दिल्ली में है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बहनोई हमारे वहाँ पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिल्ली में डॉक्टर हैं और एक बहन का हमारी किडनी फेलियर के कारण स्वर्गवास हो गया। मेरी माताजी भी बहुत ही मतलब समाज सेवी रही। पूरा मतलब हमको चलते फिरते लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि हम तो आपके घर आए और माताजी के हाथ की बनी कढ़ी खाई है, माताजी के हाथ का बना खाना खाया है और आपके यहाँ रहे हैं। ऐसे चलते फिरते लोग तो शुरू से ही समाज सेवा से हमने अपने परिवार को देखा। हमारे बड़े भाई एक बहुत बड़ा झांसी के अंदर पिछले 12 साल से शायद पूरे देश में इतना बड़ा खेल का आयोजन कहीं भी नहीं प्राइवेट स्तर पे होता होगा जी। 5000 से 5500 बच्चों का स्कूल ओलंपिक गेम्स के नाम से आज तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। ये 29 अगस्त से 9 सितंबर के बीच चलता है। मेरे भतीजा जो एक बैडमिंटन का बड़ा खिलाड़ी था, 29 अगस्त से 9 सितंबर तक चलता है। 9 सितंबर मेरे भतीजे का जन्म दिवस और 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है और 9 सितंबर को पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त होता है। मेरा भतीजा बैडमिंटन का खिलाड़ी था। सुबह प्रातःकाल बैडमिंटन के लिए अभ्यास करने स्टेडियम जाया करता था। वहाँ से लौटते समय गेट पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, जिसके कारण झांसी के समस्त खिलाड़ियों ने मिलकर के ऋषभ सरावगी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की और उसके माध्यम से केवल पहले बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद 2 ही साल में उसने एक इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि आज झांसी में ऋषभ सरावगी मेमोरियल फाउंडेशन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर जो इस फाउंडेशन को ना जानता हो। और 5 से 5500 6000 बच्चों का पूरे इस इंटर कॉलेज इसमें शामिल होते हैं। सारे इंटर कॉलेज के टीचर, स्पोर्ट्स टीचर,
प्लेयर मिलकर के इस इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, जूनियर अलग, सीनियर अलग, 29 इवेंट्स प्रतियोगिताएं होती हैं। 9 से 29 अगस्त से 9 सितंबर से उसकी तारीख निर्धारित है। पिछले 2 वर्ष से केवल ये नहीं हुआ, कोरोना के कारण से नहीं हो पाया। इसलिए इस बार 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर जो प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है, तो आपने देखा होगा कि देश में कभी भी कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई घोषणा करता है तो जनता की तरफ से थैंक यू उनको बोलने की कोई परंपरा नहीं है, ना कहीं बोला जाता है ना बोलता है। इससे हट करके हमने झांसी में जब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर झांसी में 5000 लोगों की एक शोभा यात्रा ध्यानचंद स्टेडियम से प्रारंभ हुई, जिसमें शहर के खिलाड़ी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुद्धिजीवी, सभी व्यवसायी, सारे लोगों ने निकल करके थैंक्स मोदी बोला और थैंक्स मोदी के नारे लगाए। थैंक यू मोदी आज ऐसा चला कि देश भर में ये एक सिंबल बन गया है। इस प्रकार से एक ना एक कार्यक्रमों को लगातार करते रहना। जहाँ तक मेरा स्वयं का सवाल है, मेरी प्राइमरी शिक्षा क्राइस्ट द किंग इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद मैं झांसी के प्रतिष्ठित GIC का छात्र रहा इंटर तक। उसके बाद जो बुंदेलखंड का गौरवशाली महाविद्यालय है, विपिन बिहारी महाविद्यालय, मैंने BSc की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की और MA करने के बाद मैं संघ का प्रचारक निकल गया 90 में और 4 वर्ष प्रचारक रहने के बाद उसके बाद अपने घर में वापस आया और तब से लगातार किसी न किसी रूप में पहले संघ का 2009 तक मैं संघ का महानगर कारवा रहा और उसके बाद 2009 में भारतीय जनता पार्टी में आया। 2005 से 9 तक आपने संघ को सेवाएं दी हैं? संघ को सेवाएं तो दे रहे हैं हम सन 1987 से। विद्यार्थी जीवन में ही संघ के शाखा से जुड़ गया और शाखा के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों से लगातार जुड़ा रहा। उसी दरमियान जब 90 में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और हम लोग उस समय अंडरग्राउंड रह करके काम किया करते थे। तो झांसी में हमको अलग अलग काम बांटा गया था संगठन। अंडरग्राउंड रह के मतलब उस समय अंडरग्राउंड मतलब पुलिस से बच करके, प्रशासन से बच करके, नजरों से उसकी बच करके काम करना पड़ता था क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी के लिए घूमा करती थी जगह जगह। कहीं भी किसी भी प्रकार से उनका प्रयास रहता था कि हम लोग जो नाम दर्ज लोग हैं जो संगठन की गतिविधियों में राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनको छापामार कार्रवाई करके पुलिस गिरफ्तार करने का काम करती थी। तो उसमें हम लोगों को जो संगठन की अंदरूनी रचना थी उसके हिसाब से बजरंग दल का हमको काम दिया गया था। अच्छा। तो बजरंग दल के माध्यम से प्रतिदिन सायंकाल 125 से 150 लोगों का एक मशाल जुलूस हम निकाला करते थे। मशाल जुलूस जब निकलता था पुलिस जब तक जागती थी और पुलिस पीछा करती थी, पकड़ती थी, तब तक हमारा जुलूस पूरा जहां से प्रारंभ होना है अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था और पुलिस भी अपनी छापामार कार्रवाई करके लगभग प्रतिदिन हमारे द्वारा बजरंग दल के 100-125 लोगों की गिरफ्तारी होती थी। प्रतिदिन 100 लोगों ये लगभग ये कार्यक्रम लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन तक चला। अच्छा, बिल्कुल। ये जो है प्रतिदिन 100-200 बजरंग दल के लोग 100 से 125 इसी झांसी में गिरफ्तार होते थे। प्रतिदिन गिरफ्तार होते थे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती थी और बाहर की जेलों में जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था हुआ करती थी उस समय और उनको भेज दिया जाता था। अच्छा। उसके बाद हम उसके बाद प्रचारक बने थे और प्रचारक से लौट करके फिर से अपने संघ के काम में लगे रहे। 2009 में जब मध्यावधि चुनाव था झांसी के अंदर, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसी समय हमारे संघ के लोगों ने तय किया कि आप भारतीय जनता पार्टी का कार्य करिए। तो 2009 में मैं
भारतीय जनता पार्टी में आ गया समाज सेवा करने के लिए। और 2012 में मैं जिला महामंत्री बना झांसी का, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। 2012 के बाद 2014 में क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना जी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र का इसका उपाध्यक्ष बना। और 2016 में 2014 में जो उमा भारती झांसी से दीदी चुनाव लड़ी थी, उनके चुनाव का लोकसभा संयोजक था मैं जी। मेरे ही नेतृत्व में उमा जी का चुनाव लड़ा गया जी जी। और 2016 में 12 जनवरी 2016 को मैं झांसी का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना, जो 4 वर्ष से अधिक समय तक मैं रहा जी। वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। आपने बुंदेलखंड का भी चार्ज लिया है। बुंदेलखंड प्रांत होता है भाजपा में, क्या होता है? हाँ, क्षेत्र कहलाते हैं हमारे यहाँ। बुंदेलखंड को 6 क्षेत्रों में बांटा है जी। उसमें से एक क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। इस क्षेत्र के हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के साथ साथ झांसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और पार्टी से एक उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया तो झांसी विधानसभा से भाजपा का नेतृत्व करूँगा जी। सर एक चीज़ बताइए, अभी आपने बताई कि संघ में भी बहुत समय तक रहे हैं आप और फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। संघ और भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं? एक राजनीतिक पार्टी है, एक ये भी देश के लिए काम कर रही है, वो भी देश की, कहीं ना कहीं एक ही माना जाता है। क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे अलग अलग हैं ये? संघ एक विचारधारा को लेकर के काम करने वाला स्वयंसेवी संगठन है जी। जो देश के संपूर्ण विकास की चिंता करता है जी। व्यक्ति निर्माण का काम करता है। उसका काम है व्यक्ति निर्माण करना जी। समाज के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए काम करें, समाज के लिए सोचें, समाज के लिए काम करें। और आज देश के लिए जीने वालों की जरूरत है। ऐसे लोगों का निर्माण करना, चरित्रवान लोगों का निर्माण करना, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है, ऐसा भाव रखने वाले लोगों का निर्माण करना संघ का काम है। और यह काम संघ अपनी शाखाओं के माध्यम से प्रतिदिन लगने वाली शाखाओं के माध्यम से करता है जी। तो कहीं ना कहीं संघ अपने किसी व्यक्ति को, अपने तैयार किए गए व्यक्ति को राजनीति में भेजती है, वही विचारधारा वहाँ रहती होगी कि राजनीति में आने के बाद फिर वही दल? स्वाभाविक रूप से जो वहाँ सीखा है जी, जो संस्कारों में रहा है, अगर वो एक अच्छा स्वयंसेवक है तो जहाँ भी जाएगा वो उसी विचार के लिए और उन्हीं संस्कारों के लिए, उसी उद्देश्य के लिए काम करेगा। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करके संघ अपना प्रोडक्शन निकालती है और भाजपा में राजनीति में फैलाती कि राजनीति भी सुधरे। केवल राजनीति नहीं जी, समाज के हर क्षेत्र में जी संघ के कार्यकर्ता जाकर के काम करते हैं जी। जो आपने प्रोडक्शन वाली बात कही, तो वो वहां से प्रोडक्ट किए हुए लोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो ऐसा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी बंधुओं की सेवा करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से काम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर कभी नजर आती है वहां पर संघ का कार्यकर्ता उस काम को शुरू करता है और उसमें देश सेवा की भावना की दृष्टि से काम को शुरू करता है। भाजपा को सब जानते हैं, विद्यार्थी परिषद को सब जानते हैं, बजरंग दल को सब जानते हैं। अभी एक आपने बात की वनवासी क्या है, वो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। एक राजनीतिक संगठन होने के कारण से स्वाभाविक रूप से उसे सब लोग जानेंगे। और वनवासी कल्याण आश्रम जो वनों में रहने वाले बच्चों की चिंता कर रहा है, उनकी अगर इस समाज को चिंता होती तो काम करने की आवश्यकता ही क्यों होती। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं जानते हैं। लेकिन संघ के निकले लोग अपना संपूर्ण जीवन दे करके वनों में वहाँ रह करके, उनके बीच में छात्रावास चला करके, उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम करके, उनको सभ्यता सिखाने का काम करके, उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम, जो इस देश के में ही देश की विचारधारा से जुड़े हुए हैं लेकिन साधनों से वंचित हैं, उनको उन साधनों की उपलब्ध कराना
और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करके उनको एक काम भी संघ करता है। हाँ, अपने पैरों पर खड़े करना, उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है, स्वावलंबी बने और वो भी एक देश मेन धारा में भावना से पैदा होकर देश की मुख्य धारा में जुड़े। जी, बहुत बढ़िया। आपने पूरी पारिवारिक अपनी वो बताई, पिताजी से लेकर माताजी, भाई की, बहन की। आपने अपना राजनीतिक करियर भी बताया, संघ के बारे में भी बताया, संघ की सेवाओं के बारे में बताया, इसकी विचारधारा क्या है। अब एक और चीज़ आ गई है जो कहीं ना कहीं झांसी के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी यदि आप पर भरोसा करती है और टिकट देती है, अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है, तब क्या प्लान है झांसी के लिए बेहतर से, और क्या बेहतर हो झांसी में? मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि झांसी के विकास के लिए एक हमारे दिमाग में झांसी के विकास का एक ढांचा है जी, उसके अंतर्गत काम करने का प्रयास करूँगा जी। पिछले 2 बार विधानसभा से और पिछली बार का जो मेयर का चुनाव था तब से मैं प्रयासरत हूँ और इस बार भी प्रयासरत हूँ। यदि मौका मिला और झांसी की जनता ने विधायक बन के मौका दिया झांसी की सेवा करने का जी, तो निश्चित रूप से झांसी के विकास के लिए काम करूँगा। झांसी का जो पर्यावरण है इस समय उसको और अच्छा कैसे हो, झांसी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कैसे प्राप्त हो, झांसी का चहुमुखी विकास हो, झांसी में उद्योग धंधे स्थापित हो, इसका प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ बुंदेलखंड के भी पर्यावरण की, क्योंकि हमारा जो बुंदेलखंड है जिसको आज पूरे देश और प्रदेश के में बड़े दीनहीन के दृष्टि से देखा जाता है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है। मेरा सोचना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बुंदेलखंड प्राकृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, नदियों की दृष्टि से, पर्वत की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र है। यदि इसका सुनियोजित विकास किया गया होता पिछले 70 वर्षों में, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने और सरकारों ने मिलकर के अगर इसका सुनियोजित विकास किया होता तो आज बुंदेलखंड पूरे देश के मानचित्र पर उभरा होता। यहाँ पर पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा नदियाँ होते हुए भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड में पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा बांध एशिया में हमारे ललितपुर जिले में है, फिर भी कहा जाता है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी है, प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन मैनेजमेंट उनका बंटवारा ठीक ढंग से नहीं है, नहरें नहीं है, जिस कारण से हमारा किसान पानी के अभाव में, बिजली के अभाव में परेशान है। यदि ये जो अभी माननीय योगी जी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बुंदेलखंड के विकास के लिए काम किया है, अगर ये काम पिछले 70 वर्षों से हो रहा होता तो आज शायद पूरे देश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होता। इसी कार्य को मैं और गति से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चाहूँगा कि बुंदेलखंड में यह काम और गति से प्रारंभ हो। सर, अपने यहाँ पानी की बड़ी किल्लत देखने को मिलती है। आपने बताया कि बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है और जनप्रतिनिधियों की रुचि नहीं है यहाँ काम करने की। बेहतर हो सकता था। अपने यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। किसानों की बात करें तो खाद की लाइन में लगे रहे, इस बार देखा। इसलिए 1 दशक से आपका ही विधायक नगर क्षेत्र में है, सदर विधायक, तो क्यों ये लोग समाज सेवी लोग टैंकर भेजने पड़ रहे हैं लोगों को? जो पहले की 70 साल की समस्याएं रही वो इसके लिए दोषी हैं, वो सरकारें दोषी हैं, वो जनप्रतिनिधि दोषी हैं। हमारी सरकार जब से आई है, हमारे विधायक जी हों, हमारे सांसद जी हों, हमारे मेयर साहब हों, बराबर से झांसी के चहुमुखी विकास में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए की बुंदेलखंड को हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की जो व्यवस्था की है, ये काम क्या पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। आज हो रहा है, जिसके परिणाम आपको 6 महीने में दिखाई देंगे। पहली बार हर घर को शुद्ध जल पीने मिलेगा। पानी था, प्रबंधन नहीं था। ये काम हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार सब मिलकर के कर रहे हैं, जिसके परिणाम आपको थोड़े दिन में देखने को मिलेंगे। पानी के अलावा और भी कई चीज़ें हैं। एक सबसे पहले अभी हाल ही में
आपकी पार्टी के द्वारा झांसी स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने वाला है? क्या हैं आपके विचार इस पर? ये चीज़ें लाभ और हानि से ऊपर होती हैं। जी इसमें तो उससे हट कर के जो देश और समाज के लिए, जी अगली पीढ़ी के लिए क्या ठीक है, जी ये हमारा काम करने की तरफ दृष्टिकोण होना चाहिए। और जहाँ तक झांसी स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई किया गया है, जी। इसमें मेरा भी सोचना ये है कि मेरा सुझाव है जी। कि इसमें झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई यदि होता तो और ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं उन पर भी बात करना चाहिए। इसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई तो लिख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं रानी नहीं लिखा है, और पूरी लड़ाई रानी को लेकर थी। क्या मतलब, कहाँ पर रानी नहीं लिखा है? स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया है, कई लोग तर्क दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि रानी क्यों नहीं लिखा इसमें? क्या भारतीय जनता पार्टी रानी नहीं मानती लक्ष्मीबाई को? कुछ लोगों की तो आदत होती है जी, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी और कुछ होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। उसमें सुधार हो कोई सकता है इसमें। ऐसी टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता किसी की मन में पहले से कोई भावना दुर्भावना थोड़ी रही। हाँ हाँ हाँ। अगर हुआ होगा तो सुधार हो जाएगा। मुझे जानकारी नहीं है, हुआ होगा तो उसमें सुधार होगा। जी। एक और चीज़ है सर कि पिछले कई दशकों में, तो बहुत छोटा था तब अखबारों में पढ़ता था झांसी में एयरपोर्ट बनने वाला है, सर्वे हो गई है, 15 साल से वही सर्वे चल रहा है। एक बार फिर डीएम साहब घूम घाम के आए हैं, अब आपकी सरकार है, आपसे तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और थी। तो उस संबंध में प्रयास चल रहे हैं, उचित स्थान और उचित जमीन उसके लिए ढूंढी जा रही है। और आप अभी देख रहे हैं रोज उसमें प्रतिदिन प्रगति हो रही है। जी। झांसी में आपने देखा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्वालियर रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के थी। तुरंत में 2 दिन पहले उसका भूमि पूजन हुआ और आज उसका पूरा नक्शा बन करके तैयार हो गया है। 1 हफ्ते के अंदर उसका काम लगने वाला है। 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा काम? लगभग 1 हफ्ते के अंदर काम उसमें लगने वाला है और आपको 6 महीने में उसका रिजल्ट भी दिखेगा। 6 महीने में वो हो सकता है कि लोग उस पर दौड़े। एक और सर रेलवे क्रॉसिंग है अपनी जेल चौराहा के आगे हजारी बबीना के लिए, वहाँ के लिए भी कुछ कर रहे हैं सर? वहाँ के लिए भी प्रयासरत है जी, क्योंकि ये 2 जो रेलवे क्रॉसिंग है कहीं ना कहीं जाम का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल और बहुत ज़्यादा जाम लगता है, यहाँ जाम लगने से आगे यहाँ चौराहों तक की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ये सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को विरासत में मिली हैं। जी। जो 70 साल में इस देश का विकास होना चाहिए था, जी। जो सुनियोजित तरीके से एक सोच होनी चाहिए थी, वो कभी रही ही नहीं। जहाँ जैसी कांग्रेस की संस्कृति रही, जहाँ जिसका दबाव हो गया उसने अपने यहाँ काम करा लिया। बकाया उनके पास कोई एक देश का, प्रदेश का, शहरों का एक नक्शा ब्लूप्रिंट नहीं था। जी। कोई उनके पास योजना नहीं थी। और उस कहीं कोई अगर उनको योजना बताने वाला भी था तो उनके अंदर उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी, उनका मन के अंदर काम करने की भाव ही नहीं था। सरकार कैसे बने और हम सरकार कैसे चलाएं और सरकार का आनंद कैसे लें, इससे ज़्यादा उन्होंने कभी सोचा नहीं। और हमारी सरकारें, हमारी पार्टी सरकार को देश सेवा का एक माध्यम और मौका मानती है। अगर हमको मौका मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास क्या कर सकते हैं, इस ओर सोचते हैं। इसलिए स्वयं अपने आप ढूंढते हैं कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और विकास हमेशा भविष्योन्मुखी होना चाहिए, 50 वर्ष आगे तक का होना चाहिए। उनका विकास कितना, जब तक उनका पुल बन के तैयार होता था, पुल बना मान लो 30 फीट चौड़ा, तब तक बन के तैयार हुआ, तब तक आवश्यकता हो गई 60 फीट की, तो उनका विकास कभी पूरा ही नहीं हुआ। हमारी सरकारें 50 साल बाद की एक कल्पना कर के ऐसा होगा 50 साल बाद, कितना ट्रैफिक होगा, कितनी चौड़ी सड़कों की आवश्यकता होगी, कैसी हमारी ज़रूरतें होगी, कितनी हमारी जनसंख्या होगी, इस प्रकार का एक सुनियोजित विकास करने में हमारी सरकार, हमारे नेता और हमारी सरकारें लगी हुई। यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शिता के बिल्कुल दूरदर्शी पार्टी है। जी। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती थी तो झांसी में हम लोग देखते थे कि चौक चौराहों पर कभी कोई अनशन होता था, कभी मांग उठती थी, कभी अखबारों के समाचारों के माध्यम से कि जो ग्वालियर में झांसी की रानी की तलवार रखी है वो अभी तक नहीं आई है। अब 4.5 पौने 5 साल हो गए हैं आपकी सरकार को,
अब तो आपको मंगवा लेनी चाहिए थी। उसके लिए प्रयासरत है, थोड़े ही दिनों में आप उसका परिणाम सामने देखेंगे। आ जाएगी थोड़े बिल्कुल दिनों में। आएगी। फिर चुनाव आ रहा है क्योंकि नहीं, चुनाव ये सब संस्कृति कांग्रेस की है। जी। चुनाव के लिए काम करना, चुनाव के लिए सोचना। हमने कहा नहीं आपसे पहले ही हाँ। कि हमारी सरकार कैसे बने और सरकार बन गई तो उसका आनंद कैसे ले, दोबारा कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना करके सरकार आएगी। प्रलोभन देना, लालच देना, ये उनका काम रहा। सरकार बनाने के उनके फंडे रहे और हमारे फंडे हैं विकास। हम सिर्फ विकास के, हमारी सरकारें सिर्फ विकास के नाम पर जनता के बीच में जाकर के वोट मांग रही हैं और जनता से अपील कर रही है कि यदि हमने आपका के लिए विकास किया है तो आप हमको पुनः मौका दें। सर एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि झांसी के विकास के लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मेरे दिमाग में ढांचा है कैसे और अच्छा विकास हो। इसकी कुछ 2-4 लाइन आप बता सकते हैं, कोई 2-4 काम कि हम ये कर देंगे यदि आप विधानसभा जाते हैं तो? वही कि झांसी के अंदर जी सड़कों की व्यवस्था कैसे हो, अच्छी हो, यातायात कैसे सुदृढ़ हो। यहाँ अतिक्रमण एक बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। यहाँ की स्वच्छता कैसे हो। हमारा एक सपना है कि हम अपनी झांसी को पॉलीथीन विहीन एक स्वच्छ पर्यावरण वाला शहर बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। यदि मौका मिला तो सबके साथ मिलकर के, सबकी उसमें सहमति बना करके, जन सहभागिता से झांसी को पॉलीथीन विहीन एक स्वच्छ पर्यावरण वाला, जहाँ सुंदर सड़कें होंगी, जहाँ सुंदर अच्छे पार्क होंगे। अभी भी आप देख रहे हैं इतने सुंदर पार्क बन गए हैं। वो होगी जहाँ अच्छा पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होगी। बिजली के तारों का जो जाल है ये कैसे समाप्त हो और अच्छी हर घर में, जहाँ आपने देखे होंगे बहुत से मोहल्लों में बड़े लंबे लंबे तार खिंचे हुए हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक तार चले जा रहे हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को हम, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क, इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे दिमाग में एक कार्य योजना है जिसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय हमको दिया। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।